ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जी हां, ये वो सहर तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इस सप्ताह गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष का समापन हुआ है। ऐसे मौके पर देश भर में गांधी जी को अपने अपने अंदाज में याद किया गया, लेकिन बापू की यादों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी तो यही है कि सरकार ने उन्हें अपने दायरे में कैद करने की कोशिश की, जबकि बापू तो जन जन के हैं। आज आम जनता जब अपने अधिकारों और अपने ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए संघर्ष करती है, तब बापू की उसे सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। महात्मा गांधी आज जनता को बता सकते थे कि जब निर्वाचित सरकार किसी नागरिक को हाथरस जैसे किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोके तो क्या करना चाहिए। बापू बता सकते थे कि 28 साल के इंतजार के बाद जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर न्याय के दावे की शक्ल में अन्याय का एक और कील धर्मनिरपेक्षता के ताबूत पर ठोक दिया जाए तो क्या करना चाहिए। गांधी जी बता सकते थे कि जो सरकार बार बार देश के अन्नदाताओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करे तो उसके साथ आगे क्या सलूक करना चाहिए। खैर, गांधी जी हमारे बीच सशरीर तो नहीं हैं, लेकिन उनके विचार जनता के लिए मशाल के समान बन सकते हैं, जो अंधेरी राह में रोशनी दिखाए। तो आइए आज सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से लंबे समय तक भारतीय राजनीति को दिशा मिलती रही। जिस प्रदेश से देश को 9 प्रधानमंत्री मिले, लेकिन अब उसी प्रदेश में लोकतंत्र की इमारत एक धक्का और के उद्घोष के साथ रोज तोड़ी जा रही है। जहां प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं जैसा सलूक अब भी दलितों के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हाथरस इस वक्त तानाशाही राजतंत्र की नई छावनी बना हुआ है। यहाँ की बूलगढ़ी गांव में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की नृशंस घटना हुई। निश्चित ही अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा होगा और अब तो ऐसा लग रहा है कि कानून की वर्दी पहनने वालों को भी कानून या लोगों को मिले कानूनी अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। 14 सितंबर को घटी घटना का दुखद अंत 29 सितंबर को उस लड़की की मौत के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पीड़िता को मरने के बाद भी कई और अत्याचारों का सामना करना बाकी था। रीढ़ की टूटी हड्डी, कटी जीभ और कटे फटे शरीर के बावजूद ये साबित होना बाकी है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था या नहीं। उसका पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ और अक्सर पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दी जाती है ताकि परिजन सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे सकें। दिल्ली में निर्भया के साथ भी यही हुआ था। याद कीजिए, 16 दिसंबर को गैंगरेप की शिकार निर्भया को इलाज के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सिंगापुर भेजा था, लेकिन 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। उस वक्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फिर मृतदेह को धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने के लिए उनके घर ले जाया गया और फिर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट, जहां सूर्योदय होते ही उसके पिता ने उसे मुखाग्नि दी। इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वहां मौजूद थीं। पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले अंतिम संस्कार नहीं होता, तो इस भावना का कद्र करते हुए सूर्य उगने का इंतजार किया गया। हाथरस की निर्भया ने भी दिल्ली की निर्भया जैसी शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहन की, लेकिन मौत के बाद जो सम्मान दिल्ली की निर्भया को मिल पाया, हाथरस की पीड़िता उससे भी वंचित रही। बल्कि आधी रात को खेत में परिवार वालों की गैर मौजूदगी में उसकी लाश को जिस तरह पेट्रोल डालकर जला दिया गया, ये उसकी मौत का भी अपमान था। तो सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का हक तो दुष्ट से दुष्ट अपराधी को भी मिलता है, लेकिन हाथरस की पीड़िता ने न जाने क्या गुनाह किया जो कानून के बंदों ने उसके साथ ऐसा सुलूक किया। क्या लड़की होना उसका अपराध था, या फिर दलित लड़की होने से इस अपराध के दाग और गहरे हो गए, या फिर लड़की और दलित होने के साथ साथ गांव की होना और गरीब होना भी उसके इस अंजाम की वजह बने। वैसे तो बलात्कार की सभी घटनाएं भयावह ही होती हैं और किसी के ऊपर हुए इस अत्याचार की पीड़ा की तुलना दूसरे के साथ नहीं की जा सकती। फिर भी दिल्ली की निर्भया और हाथरस की निर्भया के साथ मौत के बाद जो अलग अलग सलूक हुआ है,
उसकी एक बड़ी वजह सरकारों का रवैया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन नागरिक की गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का अहंकार उस सरकार में नहीं था। तब भी दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे और अब ऐसे किसी प्रदर्शन को पुलिस के दंडों से कैसे कुचला जाए, इसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश का हाल दिल्ली दरबार जैसा ही बुरा है। वहां तो पीड़िता के गांव और परिवार तक विपक्ष के नेताओं और मीडिया को न पहुंचने की पुरजोर कोशिश की गई। सांसदों और राजनेताओं से जमकर अभद्रता की हुई और 3 दिन बाद पीड़िता के परिवार तक पहुंचने की अनुमति मीडिया के साथ साथ विपक्षी नेताओं को दी गई। क्या योगी सरकार भीतर से इतनी डरी हुई है कि उसके राम राज के पीछे सन्यासी के भेष में खड़ा रावण सबको नजर आ रहा है? एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में देश में दलितों पर अत्याचार की 45,935 घटनाएं घटी थीं, जिसमें सबसे ज़्यादा 11,829 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। पिछले 4 महीनों से राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन का पद रिक्त पड़ा हुआ है, लेकिन इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। इसी से समझ में आता है कि योगी राज में दलितों की फिक्र सरकार को कितनी है। वैसे अन्य अपराधों के साथ साथ बलात्कार के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी आगे है। हाथरस की निर्भया बीते 2 महीनों में बलात्कार और हत्या की शिकार होने वाली यूपी की 5वीं लड़की और तीसरी दलित लड़की थी। हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर और फतेहपुर में भी दुष्कर्म की वारदातें सामने आई हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में देश में रेप के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए। इस हिसाब से बीते साल देश में हर रोज 88 महिलाओं के साथ रेप हुआ। निर्भया मामले के बाद महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कानून और सख्त कर दिया गया था ताकि छेड़खानी, अपहरण और बलात्कार जैसे मामलों में कमी आए। लेकिन 2013 से लेकर 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि इन 7 वर्षों में देश में बलात्कार के करीब 2,42,000 घटनाएं हुई हैं। और रोजाना का औसत निकालें तो इन वर्षों में देश में हर दिन लगभग 95 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और हर घंटे 4 महिलाएं इस जघन्य अपराध की शिकार हुई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में पिछले साल जितनी भी रेप की घटनाएं हुई, उनमें से करीब 3,500 दलित महिलाएं थीं। यानी 2019 में देश में रोजाना 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। इन आंकड़ों में से भी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की करीब 1/3 वारदात राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। राजस्थान में 554 दलित महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 523 महिलाओं के साथ ये अपराध हुआ। वैसे आंकड़े बताते हैं कि यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध 2014 से 2018 तक 47% बढ़ गए हैं। इसके बाद गुजरात में 26 और हरियाणा में 15% अपराध बढ़े हैं। खास बात यह है कि तीनों जगह भाजपा की सरकार है। तो अब बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को सियासत का सबब मानने वाले ये तर्क दे सकते हैं कि राजस्थान में दलित महिलाएं उत्तर प्रदेश से ज्यादा शोषण का शिकार बनी। अगर ऐसी लचर दलीलों से दलित महिलाओं की पीड़ा कम होती तो क्या बात थी। हकीकत तो यह है कि इस तरह के तर्क जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। जब तक हमारे सत्ताधीश ये नहीं समझेंगे कि उनके राज में अगर एक निर्दोष किसी भी तरह के अत्याचार से पीड़ित होता है तो ये उसकी नाकामी होगी, तब तक रामराज जैसी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और अभी तो रामराज पर भाजपा ने अपना कॉपीराइट ही कर रखा है। रामराज तो गांधी जी का भी आदर्श था, लेकिन उनका आदर्श भारत के कमजोर वर्गों के साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ सशक्त बनाना भी था। इसीलिए यह मानना निरी मूर्खता होगी कि भाजपा गांधी जी वाला रामराज लाने वाली है। भाजपा तो केवल अपनी सुविधा वाला रामराज लाने का काम कर सकती है, जहां सत्ता अपने रसूख से कमजोर की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष उसकी कोशिश को लगातार चुनौती दे रहा है। इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस देश में रामराज ही चाहिए, समाजवाद नहीं चाहिए। हमारी सरकार रामराज की अवधारणा को जमीन पर उतारने को प्रतिबद्ध है। वैसे योगी जी ने माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जतलाई है। ये और बात है कि उनके अब तक के शासनकाल में ऐसा कोई क्रांतिकारी काम नहीं हुआ जिससे महिलाओं ने खुद को सुरक्षित समझा हो। एंटी रोमियो स्क्वाड या लव जिहाद के खिलाफ सरकारी फरमानों का महिला सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है। ये केवल सरकार की तंग मानसिकता को बताता है। दरअसल भाजपा के लिए रामराज का मतलब राम मंदिर बनाकर अपनी सियासत चमकाने से है, जैसा पिछले 6 सालों से उसने चमकाई है। 6 साल पहले यही भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र में यूपीए सरकार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरती थी, लेकिन अब खुद इस मुद्दे पर सियासी धमक दिखा रही है।
राहुल गांधी के हाथरस जाने को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राजनीति करार दे रही हैं, जबकि खुद इस मामले पर बड़ी देर से उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्हें भरोसा है कि आदित्यनाथ योगी पूरा इंसाफ करेंगे। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी संवैधानिक मर्यादा के चलते मैं किसी प्रदेश के मामले में दखल नहीं देती। ये ठीक है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते उनकी संवैधानिक मर्यादाएं होंगी, लेकिन क्या इस मर्यादा में एक स्त्री के ऊपर हुए अत्याचार के दर्द को महसूस करना शामिल नहीं है? क्या स्मृति ईरानी अपने नागरिक होने की मर्यादा को भूल चुकी हैं? और अगर वे कह रही हैं कि राहुल गांधी हाथरस पीड़िता को इंसाफ दिलाने नहीं बल्कि केवल राजनीति करने गए हैं, तो उन्हें हाथरस जाकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने से कौन रोक रहा था? या आधी रात को किए अंतिम संस्कार पर उन्होंने पुलिस की आलोचना क्यों नहीं की? क्या इसमें भी उनकी संवैधानिक मर्यादा आड़े आ रही थी? तो हाथरस मामला संविधान की आत्मा को तार तार कर रहा है, लेकिन सियासत का सितम ऐसा कि उसी संविधान की आड़ में बहाने बनाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश सरकार कर रही है। अगर कांग्रेस, टीएमसी, वाम दलों जैसे विपक्षी दलों ने इस मामले में लगातार आवाज नहीं उठाई होती, अगर दिल्ली में इसे लेकर प्रदर्शन नहीं होते, अगर मीडिया कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी के बाद मीडिया के बड़े तबके में योगी और मोदी सरकार की खिंचाई नहीं होती, तो ये मामला भी आधी रात को उस युवती की लाश के साथ ही राख हो चुका होता। वैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले में जिस तरह एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है, उससे इंदिरा गांधी के बेलची कूच करने की याद ताजा हो गई। गुरुवार 1 अक्टूबर को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस के जवानों से घिरे राहुल गांधी। हाथरस पैदल जाने के लिए उनसे जूझते राहुल गांधी, पुलिस से धक्का खाकर नीचे गिरते राहुल गांधी। ये तमाम विजुअल्स उनके अब तक के राजनीतिक जीवन की शायद सबसे दमदार विजुअल्स हैं। इससे पहले 2008 में बुंदेलखंड के कोंध आदिवासियों के साथ, 2010 में ओडिशा के नियामगिरी के आदिवासियों के साथ, 2011 में भट्टा परसौल में किसानों के साथ और हाल ही में देश की राजधानी में सड़क किनारे पैदल घर जाते प्रवासी मजदूरों के साथ वो इसी संवेदनशीलता के साथ खड़े थे। हालांकि इसके बावजूद उनकी राजनीति की गंभीरता और मुद्दों की समझ पर सवाल उठाए जाते रहे। उनका माहौल बनाने में गोदी मीडिया ने और भाजपा की ट्रोल आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नफरत की राजनीति को छोड़कर सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहे। और अब जबकि वो हाथरस पहुंच चुके हैं, तो देश की राजनीति में ये संभावनाएं बन रही हैं कि ये इंदिरा गांधी के बेलछी दौरे के समान निर्णायक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि आपातकाल के बाद जब अगस्त 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी, तब पटना जिले के गांव बेलछी में ऊंची जाति के जमींदारों ने 8 दलितों समेत 11 लोगों की हत्या कर दी थी। तब इंदिरा गांधी आवाजाही का कोई साधन न होने के बावजूद हाथी पर बैठकर कीचड़ भरे रास्ते में 4 घंटे का सफर तय कर बेलछी पहुंची थी और पीड़ितों के हक में खड़े होकर देश को ये संदेश दिया था कि वो हमेशा वंचित समाज के साथ हैं। आप याद कीजिए कि इसके कुछ अरसे बाद फिर से लोगों के अधिक विश्वास के साथ वो सत्ता में लौटी थी। तो राहुल का हाथरस दौरा बेलछी की तरह कांग्रेस के लिए राजनीति का अहम पड़ाव साबित होगा या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल ये जरूर है कि बलात्कार पर सियासत न करें, ऐसा रोना रोने वाली भाजपा दरअसल बिहार चुनाव को लेकर भी आशंकित दिख रही है, क्योंकि यहां जीतने या हारने में दलितों की भूमिका अहम होती है। इसीलिए भाजपा शायद डर रही है कि हाथरस की आंच उसे बिहार में न झुलसाए। देखिए ये रिपोर्ट। इस देश में अंबेडकर और काशीराम के बाद खुद को दलितों की मसीहा बताने वाली मायावती ने हाथरस मामले में जिस तरह की सतही और रटी रटाई प्रतिक्रिया दी, उससे उनकी दलितों के उद्धारक होने वाली छवि टूट गई। रामविलास पासवान भी परिदृश्य में नजर नहीं आए और उनके बेटे और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को फिलहाल बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की चिंता है। रामदास अठावले तो खैर बीजेपी के साथ ही हैं। केवल भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर दलित नेता के रूप में मोदी योगी सरकार को चुनौती देते नजर आए। इन सब के बीच राहुल गांधी ने जिस तरह हाथरस के पीड़ित परिवार के साथ खुलकर एकजुटता का प्रदर्शन किया, उससे दलितों के बीच सकारात्मक संदेश गया है। इससे पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के साथ खड़ी नजर आई हैं। सोनभद्र के उम्भा गांव में भूमि विवाद में मारे गए दलितों के हक में उन्होंने आवाज उठाई। पिछले साल चंद्रशेखर को सहारनपुर में रैली निकालने के लिए जब हिरासत में लिया गया, तब भी प्रियंका गांधी ने मेरठ में अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी और दलितों के संघर्ष के साथ खड़े होने का जज्बा दिखाया था। जानकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुराने वोट बैंक दलित और मुस्लिम को दोबारा साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 20% और दलित मतदाता करीब 22% हैं। कांग्रेस राज्य में 30 साल से सत्ता में नहीं है,
कुछ ऐसा ही हाल बिहार का है। यहाँ अनुसूचित जाति करीब 16% हैं और दलित वोटरों का झुकाव एनडीए की ओर अधिक है। भाजपा दलितों को साधने के लिए लोजपा जैसी पार्टियों को साधती है और अब जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी एनडीए के साथ ही है। लेकिन इस बार दलित वोटों को साधना एनडीए के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक ओर भाजपा समर्थक दलित नेता इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल प्रियंका जिस तरह सड़कों पर उतरे हैं वो दलित राजनीति को एक नया संदेश दे रहा है। तो जब तक इस देश के संविधान में बताए गए समानता के अधिकार का फायदा हर एक नागरिक को नहीं लेने दिया जाएगा और जब तक जातिवाद का जहर हमारी रगों से दूर नहीं होगा, तब तक दलितों पर राजनीति देश में चलती रहेगी। वैसे इस वक्त देश में सांप्रदायिकता का जहर भी दूध में नमक की तरह घुलकर देश के स्वाद को बिगाड़ चुका है। धर्म की राजनीति इस जहर को और बढ़ाने का काम कर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब देश की जिन संस्थाओं से इंसाफ की उम्मीद आम जनता को रहती थी, उन संस्थाओं में शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी सांप्रदायिक और धार्मिक नजरिए से सत्ता को लाभ देने वाले फैसले ले रहे हैं। 28 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ऐतिहासिक इमारत को धर्म की राजनीति ने तोड़ दिया था। धर्मांधता के रथ के पहियों के नीचे देश की गंगा जमुनी संस्कृति कुचली गई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि न किसी ने रथ में कट्टरता के अंधे घोड़े बांधे थे, जोते थे, और न उन घोड़ों को दौड़ाया था, न धर्मनिरपेक्षता की निश्चल भावना को कुचला था और न ही खुदा के घर में अंधेर गर्दी की थी। दरअसल 28 साल पहले जो कुछ हुआ था सब एक्ट ऑफ गॉड था, उसके लिए कोई इंसान जिम्मेदार ही नहीं था। 6 दिसंबर 1992 से पहले ये तारीख संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में याद रखी जाती थी। भारत के आधुनिक रूप को गढ़ने में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब के विचारों को लोग इस दिन याद किया करते थे। संविधान में उन्होंने जिन महान मूल्यों को पिरोया है, उन पर चलने का संकल्प लिया जाता था। लेकिन 1992 की 6 दिसंबर के बाद मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प भारत की भावना पर हावी कर दिया गया, और वो भी इस राजनीतिक चतुराई से कि देश की जनता को पता ही नहीं चला कि उससे धर्मनिरपेक्षता का गहना छीन कर कैसे सांप्रदायिकता का फंदा उसके गले में कस दिया गया है। मस्जिद गिराने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के अनुरूप जमीन समतल हो गई और तय हो गया कि आज नहीं तो कल मंदिर बनकर रहेगा। अब तो खैर वहां भूमि पूजन के साथ ही मंदिर बनाने का काम शुरू हो भी गया है। अयोध्या तो हो गया, अब काशी मथुरा की बारी है। ये विचार देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है। पिछले साल अयोध्या की जमीन पर हिंदुओं के हक में फैसला देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मस्जिद को तोड़ना गलत था, लेकिन अब सीबीआई की विशेष अदालत में यह भी तय हो गया है कि इसके लिए कोई दोषी नहीं था। अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। 30 सितंबर को जब ये फैसला आया तो इसके बाद देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन इसी दिन मथुरा की एक अदालत में कृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी गई और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे इस पर ऊंची अदालतों में जाएंगे, यानी मंदिर मस्जिद राजनीति चालू रहेगी। वैसे मथुरा की अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लायक नहीं माना। साथ ही साल 1991 में पास हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा, जिस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। लेकिन ये कानून काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। तो कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय बने इस कानून से खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों को लेकर आश्वासन मिला था कि उनमें राजनीति से प्रेरित कोई छेड़खानी नहीं होगी। ऐसा ही भरोसा देश के आम जन को भी है कि भगवान के घर देर होती है मगर अंधेर नहीं। लेकिन 28 साल की देरी के बाद जब नाइंसाफी जैसा अंधेरा महसूस हो तो और डर लगने लगता है कि अब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर जो राजनीति की जाती रही, एक धक्का और दो से जिस तरह लोगों को उकसाया जाता रहा, कहीं वो धक्का लोकतंत्र की इमारत को तो नहीं दिया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद बुरी तरह दरक चुकी हो और हम विकास के नाम पर बनाई जा रही सुरंगों में, अटल टनल में भटक गए हों। खैर, शायर उबैदुल्लाह अलीम ने ठीक ही फरमाया है कि जमीन जब भी हुई करबला हमारे लिए, जमीन जब भी हुई करबला हमारे लिए, तो आसमान से उतरा खुदा हमारे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।